स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। समसामयिकी घटनासार वार्षिकी 2024-25 की क्लास 1 में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म करेंगे। यह सीरीज यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ सभी के करंट अफेयर्स के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। घटनासार वार्षिकी में हम लोगों को राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करना है। हम लोग टोटल 10 से 15 वीडियो में ये पूरा बुक खत्म करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि 22 दिसंबर को पेपर है और आज का डेट है, तो अगर हम लोग 20 से शुरू कर रहे हैं इसको, तो हम लोग इसको 2 से 3 दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, ताकि हम लोग को लास्ट में जो 15-20 दिन रिवीजन और मॉक के लिए मिलता है वो हम लोग के पास समय बचा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा इंपॉर्टेंट क्यों रही? क्योंकि वडोदरा में एक काम हुआ है। क्या हुआ है वडोदरा में? तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये देखते हैं। 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह निर्मित C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वडोदरा में किया गया है। यही सबसे बड़ी न्यूज़ है इसकी। ठीक है, आगे चले अगर हम लोग इस न्यूज़ में, अब जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है एयरबस। यहाँ पे देखिए, एयरबस कंपनी ने इसका निर्माण किया हुआ है। 24 सितंबर 2024 को भारत सरकार और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन की इस कंपनी ने 21,935 करोड़ का बड़ा एक समझौता किया, जो लगभग 56 C295 विमान बनाने का समझौता हुआ है। 16 की आपूर्ति फ्लाई अवे मोड में किया जाएगा, 40 का निर्माण भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो यही वडोदरा में किया जाएगा। ठीक है, वडोदरा में इसका निर्माण होगा। 5 क्षेत्रों को लेकर समझौता हुआ है। ठीक है, लेकिन वो समझौते का कभी पॉइंट नहीं पूछा एग्जाम में। ठीक है, बस जो स्थान न्यूज़ में रहता है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगला क्या इसमें है कि बेंगलुरु और बार्सिलोना, ये दोनों भारत और स्पेन के क्रमशः शहर हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या महावाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 2026 को भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इतनी सारी न्यूज़ है इसके बारे में, और आगे देखते हैं। तो कुछ खास ऐसा है नहीं यहाँ पे। जो द्विपक्षीय व्यापार है ये बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और ये सब ऐसे अवशिष्ट विषय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज की भारत यात्रा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ है? यहाँ 7वें अंतर सरकारी परामर्श जर्मन बिजनेस द्वारा आयोजित किया गया था, तथा इनके द्वारा 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लिया गया। कुल 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण समझौता नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्या है, थोड़ा बहुत है। भारत और जर्मनी ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और सशक्त बनाने के लिए इंडो जर्मन ग्रीन एनर्जी रोड मैप लॉन्च किया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई। ठीक है, और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का साथ देने के लिए इन लोगों ने बातचीत की है। ठीक है, एक जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि IIT चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता स्थापित हुआ। उस समझौते के तहत अब भारतीय छात्रों को दोहरी डिग्री कार्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। इसका अर्थ हुआ कि अब जो यहाँ के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो वहाँ पे भी मान्यता मिल जाएगी। तो दोहरे डिग्री का लाभ मिलेगा, मतलब एक ही डिग्री से 2 देशों में काम कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोनों देशों में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA के तहत कुशल प्रवासियों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने पर सहमति जताई गई। कुछ नंबर्स भी थे पीछे, देख लेते हैं। भारत ने कुल 20,000 से इस वीज़ा को 90,000 बढ़ाने की घोषणा की। ठीक है, तो ये फिगर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस किस क्षेत्र में समझौता किया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना गूढ़ कथन UPSC में भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो पीसीएस में तो सवाल ही नहीं उठता है। आगे चलते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन हुआ है। ठीक है, अब इन सरकारों के गठन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कितने सदस्यीय विधानसभा है। तो 90 सदस्यीय कहाँ पे है? हरियाणा में है, और यहाँ पे भी 90 सदस्यीय ही है। ठीक है, दोनों जगह 90 सदस्यीय है। यहाँ पे 48 सीटें जीतकर भाजपा ने क्या किया है, यहाँ पे लगातार विजय को तीसरी बार कंटिन्यू किया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भाजपा 29 सीट जीती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। ठीक है, इनका अलायंस था, तो वहाँ पे ये गठबंधन सरकार में आ गया। ठीक है, उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और नवाब सिंह सैनी यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, फिगर इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर तो ये है कि सर्वाधिक मतलब कितना विधानसभा की सीट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहला कौन उपराज्यपाल बना था, ये भी ध्यान देने वाली बात है।
ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 16 अक्टूबर 2024 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अब ये शपथ कहाँ पे है, आप लोग अगर बता पाएँ कि पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची में है, ठीक है, तो आप लोग का पॉलिटी भी रिवाइज होता चलेगा। ठीक है, उमर के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये जो रैना साहब थे वहाँ के, जो भाजपा के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनको हरा के आए हैं, इसलिए इनको बनाया गया। यहाँ पर नवाब सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 90 में से 48 सीट जीतते हुए। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस सीट्स और कौन मुख्यमंत्री बना है, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष अगर चेंज होता है तो पूछ लेता है, लेकिन मिलान करने के लिए पूछता है, सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। अब देखिए, 22 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओडिशा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न बनने का ये सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, कौन पहले स्थान पर रहा है, तो ओडिशा पहले स्थान पर रहा है, जबकि यूपी दूसरे स्थान पर रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूपी दूसरा स्थान प्राप्त। पुरस्कार कुल 9 श्रेणियों में प्रदान किया गया। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, तो इतना डीप जाता नहीं है। यूपी दूसरे नंबर पे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 21,000 अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए, 90 हेक्टेयर। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये डीप में जाता नहीं है इतना। ठीक है, तो आप वहाँ पर मत जाइए। जहाँ पे कहीं ऐसा मिलता है जो क्वेश्चन बनने के लिए एकदम वो लग रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें देखें कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा, यूपी, गुजरात है। अब जिला वाइज देखें तो जोन में बांट के जिलों को मिलता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश का बांदा और गंदरबल, जम्मू कश्मीर, संयुक्त रूप से चौथे स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पे ये क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावना है यहाँ से। ठीक है, नॉर्थ जोन की संयुक्त विजेता उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन एक बार इससे पूछा हुआ है जल पुरस्कार से, इसलिए ध्यान दीजिएगा। साउथ जोन से विशाखापट्टनम है, देख लीजिए एक बार। त्रिपुरा का धलाई, नॉर्थ ईस्ट। पश्चिम से इंदौर है, तो प्रोबेबल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंदौर। पूर्वी जोन में बालनगिरी उड़ीसा का। ठीक है, तो ये पश्चिम जोन वाला और नॉर्थ जोन वाला, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में सूरत पहले स्थान पे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत में कोई भी यूपी का नहीं है, कोई भी बिहार का नहीं है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जानने वाली चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ था, जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने न्याय की देवी जो थी, जिसको हम लोग जस्टिया कहते हैं, ठीक है, जस्टिया के आँख से पट्टी जो थी उसको उतार दिया है, तो न्याय की देवी का नया संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, ये डी वाई चंद्रचूड़ ने जारी किया है। ठीक, अब देखिए क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि जो न्याय की देवी थी उसका नाम जस्टिया था। इससे ज़्यादा टाइम देंगे टाइम खराब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता, गौ माता घोषित किया है। ठीक है, वैदिक काल से देसी गाय को महत्व को देखते हुए 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र ने राज्य माता, गौ माता घोषित किया। ठीक है, प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान देने के लिए पशुपालन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, 2019 की गणना के अनुसार राज्य में 46,13,632 देसी गायें हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सरकार खुद ही इन्वॉल्व हो रही है गाय की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अच्छा कदम है। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 96.96 करोड़ है। देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है उसी को याद करेंगे, क्योंकि इस तरह के डाटा का क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। ठीक है, NFHS से डाटा पूछ लेगा, कहीं और डाटा पूछ लेगा, ऐसे रैंडम किसी का डाटा नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये फिगर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सकल राजस्व ऐसे देख सकते हैं, किसी निबंध में लिखना हो, कहीं आंसर में लिखना हो तो देख लीजिए। बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, खूब सारे डाटा हैं, अपना दिमाग नहीं भरना है, दिमाग को बचाना है सही डाटा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, शुरू में बहुत आक्रामक थे, धीरे धीरे फिर जो है सही होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव को समर्थन भारत देना जारी रखेगा। किसके तहत, तो भारत अपनी पड़ोसी प्रथम की नीति, नेबर फर्स्ट की नीति के तहत मालदीव को समर्थन देना जारी रखेगा, ऐसा भारत ने कहा। ठीक है, भारत ने मालदीव की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की ट्रेजरी बिल प्रदान किए। इसके अलावा किस मुद्दे पर बात हुई, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना जो पहले ही चल रही थी उनको पूरा करने पर सहमति हुई। साथ ही थिलाफोशी और गिरावारू द्वीपों को जोड़ने के लिए व्यवहार्य अध्ययन के लिए सहमति प्रकट की गई। दोनों देश वाणिज्यिक बंदरगाह को विकसित करने के लिए तथा सेवा का विस्तार करने के लिए तथा हनी, माधु और गान जैसे हवाई अड्डों की क्षमता को बढ़ाने हेतु सहयोग स्थापित करेंगे। ये जो चीज़ें हैं इनको नाम सहित याद रखिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें। ठीक है,
इसके अलावा दोनों के बीच में करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो एजेंसी है जो वहाँ पे अन्वेषण का कार्य करती है उसके लिए भी समझौता हुआ है। इसके अलावा मालदीव, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव को मौद्रिक प्राधिकरण ने 2024 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस देश के साथ, सीधा 1 लाइनर बन सकता है, 2 लाइन का, 2 से अधिक लाइन का करंट में क्वेश्चन नहीं बनता है यूपी में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मालदीव ने अमेरिकी डॉलर यूरो स्वैप विंडो के तहत $400 मिलियन तक भारतीय रुपया तथा 30 बिलियन, अब देखिए ये $400 मिलियन तक और तथा भारतीय रुपये में 30 बिलियन रुपये तक, ये 2 क्लॉज हैं। ठीक है, अगर भारतीय रुपये में स्वैप करना चाह रहे हैं तो 30 बिलियन तक लिमिट है और डॉलर में करना चाहते हैं 400 मिलियन तक आपको लिमिट है। ये क्या करेगी, ये वहाँ के विदेशी भंडार को एक सपोर्ट प्रदान कर रही है। ठीक है, इसके अलावा मालदीव ने भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय तथा मालदीव के राष्ट्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच में प्रशिक्षण समझौता हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो CBI है वो मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच समझौता हुआ है। देखिए 2 समझौता हुआ है, एक रक्षा विश्वविद्यालय और वहाँ के पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच में तथा यहाँ के CBI और मालदीव के भ्रष्टाचार निरोध आयोग दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र में सहयोग स्थापित करेंगे। पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, वहाँ के कौन उपराज्यपाल हैं, तो BD मिश्रा एक ब्रिगेडियर हैं। ठीक है, अब देखिए पश्मीना का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है नरम सोना या नरम ऊन। ठीक है, ये एक बकरी से प्राप्त किया जाता है, इसका नाम है चांगथांगी बकरी। ठीक है, उसी को कश्मीरी या पश्मीना बकरी भी कह देते हैं कुछ लोग, तो लेकिन असली नाम इसका ये है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कृषि से मतलब रिलेट होता हुआ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस, सबको पता ही है लगभग इसके बारे में, एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी जो सिफारिशें थी, गठित की गई थी कमेटी, उसकी सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। कब, 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें है, तो 18,000 से अधिक पेज की रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं का तथा दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों को चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक साथ तीनों दे देगा तो गलत हो जाएगा। पहले में है लोकसभा विधानसभा, फिर 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव, तीनों एक साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, तो 18 सांविधिक संशोधन करने पड़ेंगे इसको पालन कराने के लिए। ठीक है, आयोग की रिपोर्ट जल्द पेश माना जा रहा है कि विधि आयोग 2029 से ही लोकसभा विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, कोविंद समिति ने लोकसभा विधानसभा चुनाव समकालिक बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने की सिफारिश की है तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 24A के प्रावधानों को लागू करने पर विधानसभाओं का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस समिति याद रखनी है, ये याद रखने हैं कितने संशोधन करने पड़ेंगे, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बनेगा तो सीधा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत सारे अंतरिक्ष मिशन है। ठीक, तो इसमें क्या है, तो 2040 तक चंद्रयान 4 के तहत अब कितना करोड़ रुपया, ये देखिए 2104 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, चंद्रमा पर मनुष्य उतारना चाह रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना चाह रहे हैं। कब तक, 2040 तक। अगला क्या मिशन है, अगला मिशन है शुक्र तक पहुंचना चाह रहे हैं, वीनस आर्बिट्री मिशन के तहत शुक्र का अध्ययन करना चाह रहे हैं, और कब तक, 2028 तक। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई BAS-1 के निर्माण की मंजूरी हम लोग दे चुके हैं। 2028 तक हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग BAS मतलब एक इकाई जो भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित होने वाला है उसकी एक इकाई हम लोग कर लें। भारतीय स्पेस स्टेशन कब तक बनने के लिए लक्ष्य रखा गया है, तो 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। तो 3 लक्ष्य हैं हम लोग, या कह लें 4 उद्देश्य और 3 ईयर हैं। ठीक है, पहला है कि 2028 तक वीनस ऑर्बिटरी मिशन हम लोग कर लें। ठीक है, 2028 तक BAS कर लें, मतलब भारत का जो स्पेस स्टेशन है उसकी पहली इकाई भेज दें। ठीक है, फिर क्या है, फिर ये कि 2035 तक भारत का स्पेस स्टेशन बना दे जिसको इंडियन स्पेस स्टेशन कहा जाए। ठीक, और 2040 तक उद्देश्य है कि हम लोग चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारे। ये 4 लक्ष्य अगर मिलान कराने के लिए दे दिया तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज होंगे लोग और गलत भी करेंगे, तो आपको ध्यान से, इसीलिए चारों लिख दिया है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। ठीक है,
और अपना जो डाटा वाला दिमाग बचाए हुए हैं वहाँ से वो यहाँ लगाइए, ठीक है। आपको लगता होगा करंट पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग चीज़ें स्किप कर रहे हैं। मैं पिछली बार वो कर रहा था दृष्टि वाला, तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप जल्दी से पढ़ा दे रहे हैं। अगर डाटा बचाएंगे नहीं तो डाटा कहाँ लगाएंगे? जो काम की चीज़ है, जीएस है, वहाँ के फैक्ट के लिए। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तो इतने फैक्ट हैं कि दिमाग ही ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो उसके लिए बचा के रखिए। कैबिनेट ने एनिमेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सब के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी है, ठीक। ये उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। किस चीज़ के लिए ये है? तो ये एनिमेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए है, ठीक है। आगे चलें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक। इसके तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार दिए गए और किसको कितना कितना श्रेणी में दिया गया है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सूरत प्रथम स्थान पे, जबलपुर द्वितीय स्थान पे तथा आगरा तृतीय स्थान पे, ठीक है। आगरा को ध्यान देंगे, ठीक। इसके बाद 3 से 10 लाख वाले में फिरोजाबाद पहले पे है, फिर 3 से कम वाले में रायबरेली पहले पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, ठीक है। ये पहले पे है, इसमें रायबरेली पहले। अब इसमें अमरावती दूसरे पे, झांसी तीसरे पे, इस पर नलगोंडा और नालागढ़, ठीक है। ये दोनों एकदम नहीं भूलना है जो पहले पहले प्लेस पे हैं, और ये आगरा नहीं भूलना है, और सूरत तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये 4 फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रम भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, पूछता है ये सारे क्वेश्चन। जो भी देखिए रैंकिंग में, जो भी रैंकिंग भारत की किसी इंपॉर्टेंट संस्था द्वारा जारी की जाती है, खासकर नीति आयोग या एनटीसीए जारी करता है, या कोई भी ऐसी जनगणना, कोई भी ऐसा पुरस्कार, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पिछली बार स्किल से पूछ लिया था, उससे पहले कौशल विकास से संबंधित पूछ लिया था, जल पुरस्कार से पूछ लिया था, ठीक है। स्वच्छ वायु से और ये स्मार्ट सिटी से पूछा हुआ था। तो ये सारा प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया है ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखा है, ठीक है। अब ये क्या है धारा? ये धारा लाई गई थी 1985 में, ठीक है। जो 1955 नागरिकता अधिनियम है उसमें संशोधन करके 1985 में लाया गया था। ये है क्या? ये कहता है ना, जैसे सरकार चाह रही थी कि 1 जनवरी 1966 को डेडलाइन मानी जाए, और इस लाइन के बाद असम में जितने भी बाहरी लोग एंट्री किए हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए? उनको भारत का निवासी न माना जाए, ठीक है। उसकी डेडलाइन 66 रखी जाए, लेकिन 1971 तक के लिए ये लोग लड़ रहे थे, और ये कट ऑफ 25 मार्च 1971 अब तय कर दी गई है। 6A की वैधता को बरकरार रखा गया है, ठीक है। तो वैधता बरकरार रखते हुए 4-1 से डिसीजन दिया गया है। अब क्या है? अब 1971 तक जो लोग आए हैं असम में वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। यही समझना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन अगर बना तो समझ के आप आंसर कर सकते हैं। बाकी इसमें फैक्ट खूब सारे हैं जो कि हम लोग को कहानी बहुत जाननी नहीं है पुरानी, ठीक है। इतनी पुरानी कहानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ठीक। इसमें भारत को रोल मॉडलिंग देशों में रखा गया। वाह वाह, भारत का स्कोर 98.49 है, ठीक है। कमाल का स्कोर है। यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट लोग हो रहे हैं, और यहाँ पे ये सुरक्षा में भारत को रोल मॉडल वाले सूची में रखा हुआ है। भारत टियर 1 में है, रोल मॉडलिंग में 90 to 100 स्कोर में है भारत, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें कुल 194 देशों में 46 देशों को टियर 1 में रखा गया है, इसीलिए भारत इसमें है भी, ठीक है। 46 देशों को रख दिया गया है, 43 को टियर 2 तथा 105 देशों को टियर 3 और 4 में रखा गया है, ठीक। तो बस इतना जानना है कि भारत टियर 1 में है भाई, 98 के स्कोर के साथ। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला कहाँ बनी है? तो लाल टिपारा ये बना है। इसको कौन फंड कर रहा है? इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहयोग दे रहा है, ठीक। और प्रतिदिन कितना कचरा निकाल रही है, ये सब नहीं देखना है, और कहाँ पे ये है ये देखना है, ठीक है। तो गौशाला ग्वालियर में स्थापित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये ग्वालियर में। कौन इसको सहयोग दे रहा है तो वो देख लेते हैं। तो वो सहयोग इसको इंडियन ऑयल दे रहा है। बस ये 2 चीज़ इसमें जाननी है। शहरी शासन सूचकांक 2024, ये क्या है? पहली बार इसको ये मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, ठीक है। तो जब कोई प्राइवेट संस्था जारी करती है ना, तो ऐसे ही उसका वो कम हो जाता है, ठीक है। देखते हैं समग्र स्कोर के साथ केरल शीर्ष स्थान पे, तो शहरी शासन या किसी भी शासन में केरल पहले स्थान पे रहता है, उड़ीसा दूसरे तथा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, ठीक है। इसमें यूपी का अगर पहला स्थान रहता तो थोड़ा ध्यान दे देते, नहीं है इसलिए इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, निम्न में भी यूपी नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट संस्था जारी कर रही है इसलिए इसको स्किप करते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है।
जो 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया और अब इनकी संख्या 11 हो गई है, ये ध्यान देना है, इनको याद रखिए। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक, हिंदी नहीं है, क्वेश्चन में हिंदी देके फंसा सकता है। ठीक है, ये सारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, मतलब इनका जो इतिहास है, इनका जो साहित्य है वो समृद्ध और पुराना है। ठीक है, मतलब अगर माना जाए तो हिंदी, खड़ी बोली हिंदी तो 1850 के बाद आई है सही ढंग से। ठीक है, तो ये कितने, तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, संस्कृत द्वितीय सबसे पुरातन भाषा है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये सब पुरानी भाषाएं हैं। इसके अलावा जिनको इस बार दिया है उसमें मराठी एक थोड़ा सा अपवाद है। इसके अलावा प्राकृत और पाली तो सोचिए बुद्ध और महावीर की भाषा है। इसके बाद कौन है, मराठी, प्राकृत, पाली, 2 भाषाएं और हैं, असमिया और बंगाली। ठीक है, असमिया और बंगाली, एकदम ध्यान देके इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये कुल आपकी 5 भाषाएं, 6 पहले से थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, एकदम स्किप करिए, गारंटी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया। ठीक है, ये क्या है, तो ये 16 सदस्य देशों का एक संगठन है। जुलाई 2024 तक इसमें 24 सदस्य देश हैं। 2021 में फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पेरिस फ्रांस में स्थापित 2021 में। अब देखिए क्या है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को नामित किया है। ठीक है, तो बस याद रखिए ये कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो गया। ये 15 सदस्यीय ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क, जिसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोब। ठीक है, इस संगठन का नाम है। तो ये क्या करेगा, ये भारत के जो सीबीआई है या जो बीईडी है, इनको प्रशिक्षण देगा। तो भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्लोब में अभी 121 सदस्य देश हैं। क्या करेंगे ये, जैसे एक तरह की प्रैक्टिसेस जो इसी देश में हो रही हैं, किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, किसी तरह का हैकिंग हो रही है, तो उसको एक दूसरे से साझा करेंगे जिससे अगला देश का शिकार न हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा हेतु बीबीएन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है क्या, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौता है, बीबीएनजे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का समझौता है। ये किसके लिए है, तो जो पहले इसके एक समझौता था जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि, जिसका नाम यूएन क्लोज है। इसको आप लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको यूएन क्लोज कहते थे। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा करना था। ठीक है, अब इसको क्या हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता था। अब उसको अपडेट करते हुए बीबीएनजे समझौता यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश उच्च समुद्र में समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, और भारत ने इसको साइन किया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत में बीबीएनजे समझौते की कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। कौन करेगा, तो मंत्रालय से जुड़ा हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, यह समझौता 2030 तक दुनिया के 30% समुद्री और जमीन को संरक्षित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। तो बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क शामिल हुआ है। कौन सा सम्मेलन है, कौन सा ये नेटवर्क है, तो खनिज सुरक्षा एक वो है, एक तरह का संगठन है जिसमें शामिल हुआ है, खनन सुरक्षा वित्त नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो हैं उनके साथ लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज की तेजी से बढ़ती हुई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का आवश्यक घटक है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रैक्टिसेस एक दूसरे से साझा करता है जो कि नवीन है, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देती हैं, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती हैं। इसमें कौन से सदस्य देश हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड और बहुत सारे ऐसे विकसित देशों की ये श्रृंखला है। ठीक है, इसको लेड कौन कर रहा है, तो यूएसए इसको लीड करता है। ठीक है, ये यूएसए का संगठन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक का संबद्ध सदस्य बना। ठीक है, अब ये क्या है, IMDRF, इसका बनने से क्या लाभ हुआ है भारत को, तो इससे क्या होता है, उपकरण जो बन रहे हैं उनके जो नियामक हैं, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उनमें भारत ये शामिल होके अपना पक्ष रख सकेगा। ठीक है, तो सिएटल वाशिंगटन में आयोजित 26वें सत्र में इसमें भारत शामिल हुआ है। ठीक है, बस इतना ही जानना है।
इंपॉर्टेंट ये खबर है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेता कुल 36 गाँव को दिया गया 8 श्रेणियों में। ठीक है, इसमें यूपी का एक गांव है, उसी को हम लोग को ध्यान देना है। बाकी देख लेते हैं कि किस किस श्रेणी में है। तो कृषि पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन, साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण, वाइब्रेंट विलेज, शिल्प विरासत, जिम्मेदार पर्यटन। तो शिल्प श्रेणी में पूरा महादेव उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको मिला है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए एक पहल हुई है जिसका नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। ठीक है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल हुई है। ये क्या है? ये पहल कुल कितने स्थानों पे? 6 पर्यटन स्थलों पे की गई है। कौन कौन से हैं? तो ओरछा मध्य प्रदेश, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश, बोधगया बिहार, आइजॉल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 6 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ किया है। ये क्या करेंगे? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको जैसे वृक्ष मित्र हैं, जैसे शिक्षा के लिए मित्र हैं, वैसे पर्यटन के लिए मित्र हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, भारत की पहली एयरपोर्ट इनडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा कहाँ उद्घाटन किया गया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। यही 2 चीज़ के बारे में ध्यान देनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे बना है? तो देखते हैं इसको। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 28 सितंबर को नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश के पहले ऑक्सीजन बर्ड अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये अब देखिए कहाँ पे बना है। तो इस पार्क को अभ्यारण्य के रूप में नागपुर आने वाले यात्रियों के लिए इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डिजाइन किया गया। ये नागपुर को भारत की बाघ राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, पार्क 3.1 हेक्टेयर में मियावाकी वन है। ठीक है, मियावाकी वन शहरी वन प्रणाली है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो उसके आधार पे ये भी बना हुआ है। यूएई के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा। इतना बड़ा नाम है इनका, अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हुए समझौते? तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर समझौता हुआ है। तो अगर समझौतों को देखें तो इसमें कई सारे समझौते हुए हैं। इसमें ऑयल को लेके, न्यूक्लियर पावर को लेके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भारत में फूड पार्क के विकास के लिए अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC ने ये समझौता किया है। इसके अलावा ऊर्जा के लिए भी समझौता हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26,000 करोड़ का समझौता हुआ है सुखोई 30 MKI के लिए 240 एरो इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये देखिए यहाँ पे है, इसको मिला हुआ है। ये क्या करेगा? तो ये स्वदेशी रूप से इसको बनाने का काम करेगा। इसमें 54% स्वदेशी सामग्री लगाएगा। ठीक है, भारत के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है 2024 से 2027 तक। ठीक है, इससे पहले वाला 2024 को खत्म हो गया था, जो 22वां विधि आयोग था, उसके अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये पहला 23वें वाले का कार्यकाल और 22वें वाले का कार्यकाल कब खत्म हुआ और कौन उसका अध्यक्ष था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टाइम की AI सूची में 15 भारतीय शामिल है। इसमें 100 प्रभावशाली लोगों में 15 भारतीय शामिल है, जिसमें जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अनिल कपूर, अनंत विजय सिंह, नंदन नीलकड़ी जो हैं वो भारत में आधार के योगदान है इनका, आधार को बनाने में, उसमें उसको लागू करवाने में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य लोग हैं। इतना ध्यान इनमें नहीं देना है क्योंकि इतना प्रश्न इससे नहीं पूछता है। ठीक है, आगे चलें तो एक रिपोर्ट आई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक। अब क्या है ये सूचकांक कह रहा है कि भारत में 19.3% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। किसमें? तो ये प्रदूषण में इतनी की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, इसके बाद इसकी फाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये विदेशी है, ऊपर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक अध्ययन कर रही है। ठीक है, तो ये कह रही उत्तरी मैदानों में 17.2% की गिरावट आई है प्रदूषण में, और इसने इस योजना की तारीफ की है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2019 में भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि कब शुरू हुआ था? तो ये 2019 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य 2026 तक 40% इसको कम करना है, वायु प्रदूषण को 40% घटाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेचर पत्रिका ने बाल मृत्यु दर घटाने में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका के बारे में कहा है कि 35 राज्यों के 640 जिलों में 10 वर्षों में जहां भी 30% नए शौचालय बने हैं वहां बाल मृत्यु दर 5.3% घटी है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ये डाटा आप और जगह यूज़ कर सकते हैं, प्रीम भले ना पूछे, ये मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारतीय फोर्ज की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को रक्षा उत्पाद बनाने का लाइसेंस दिया गया। ठीक है, पुणे स्थित कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड को क्या दिया गया, इसको रक्षा लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही 155.5 मिलियन डॉलर के निर्यात ऑर्डर को भी इसने प्राप्त किया है, जिसका 4500 करोड़ रुपए का ऑर्डर शामिल है। ठीक है, इसके आगे चलें हम लोग, तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू किया गया है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाते हुए 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या किया है, ये तो पेंशन का लाभ देने के लिए इसने यूपीएस लागू किया है। यूपीएस क्या है, कह रहा है अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा, मिनिमम कितनी सेवा होनी चाहिए, 10 साल, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 25 साल से कम नौकरी की है, फिर भी उसकी बेसिक सैलरी भले ही कितनी कम हो, उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। मिनिमम पेंशन सबको 10,000 मिलेगी। अगर किसी ने 10 वर्ष सेवा दी हो, चाहे कितनी भी सैलरी, मान लीजिए उसकी लास्ट सैलरी 15,000 रुपये रहे, लेकिन वो नियमित सेवा 10 साल प्लस कर चुका है, तो उसको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने एक, देखिए क्या किया है, ये निश्चित पेंशन योजना है। तो ये कहा है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आपके लास्ट 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। ठीक है, बस अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष सेवा से कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए मिनिमम सेवा का वर्ष है। 10 साल से ज़्यादा 25 से कम है तो मिनिमम आपके पेंशन का दिया हुआ है, चाहे सैलरी कितनी भी कम हो। ठीक है, सरकार इन तीनों तरह की पेंशन के साथ डीआर नामक महंगाई भत्ता भी देगी, जिसका नाम है डियरनेस रिलीफ। पिछली बार की तरह जैसे महंगाई भत्ता देती थी, हर बार बढ़ता था वो, वैसा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो अब वियतनाम भारत के लिए उतना इंपॉर्टेंट देश नहीं है, लेकिन एक काम कर दिए लोग, वो इंपॉर्टेंट हो गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वियतनाम को 30 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देगा भारत। इसके अलावा यहाँ पे वियतनाम ने नाह त्रांग नामक एक जगह है, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया, भारत में आके किया है। ठीक है, इसके अलावा 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत मणिपुर स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व हनोई में स्थित वियतनाम एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज के बीच में सहयोग स्थापित होगा। इसके अलावा रेडियो टेलीविजन के क्षेत्र में भी सहयोग होगा। ये 2 नाम याद रखिएगा, मणिपुर में ये यूनिवर्सिटी है, इसका हनोई के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, आगे चलें। मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, क्या यात्रा में हुआ है, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री दातासेरी अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा हुई है। ठीक है, भारत का इसके साथ विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, तो 2026 को विजिट मलेशिया वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, इस पूरे न्यूज़ में से यही एक क्वेश्चन बनने लायक जगह है। ठीक है, आगे चलें। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ है। दक्षिणी एशिया की आवाज़, इसकी थीम थी एक सतित भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, ये कब हुआ है, तो वर्चुअली रूप से 17 अगस्त 2024 को ये संपन्न हुआ है। आगे चलें, इसमें देखें क्वेश्चन पूछने लायक कुछ ऐसा है। तो विकासशील और कम आय वाले देशों के विकास के नाम पर ऋण देकर अपनी जाल में फंसाने की चीन की नीति के कुछ देशों द्वारा पिछले अवसरों पर किए गए उल्लेख के प्रत्युत्तर में एक नई व्यवस्था, वैश्विक विकास समझौता, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने रखा है। कहाँ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में रखा है। ठीक है, इस कोर्स के लिए 35 लाख डॉलर की प्रारंभिक मदद की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की दी है। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अभी हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है, वर्चुअली रूप में हुआ है, तो कोई स्थान नहीं है इसका। और ये पूछ सकता है कि ये वैश्विक विकास समझौता क्या है, तो 35 लाख डॉलर की इसमें मदद दिया है। ये क्या है, तो ये चीन के ऋण जाल से बचाने के लिए, ऋण देने के लिए एक समझौता किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसरो द्वारा EOS 8 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें EOS 8 किसके द्वारा भेजा गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो देखिए 16 अगस्त को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-D3 के द्वारा EOS 8 का प्रक्षेपण किया। इसके साथ डेमोसेट का प्रक्षेपण भी हुआ है, जो एक स्टार्टअप कंपनी का छोटा उपग्रह है। इसके अलावा 175 किलो का स्पेस किट्स इंडिया द्वारा तैयार SRO डेमोसेट का वजन 200 ग्राम है, इसको भी भेजा गया। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें कि EOS को SLV-D3 के द्वारा भेजा गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम है रूमी, ये लॉन्च किया गया है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया गया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये।
ये किसी इसरो या इसने किया है, स्पेस जोन इंडिया नाम की कंपनी ने किया है मार्टिन ग्रुप के साथ मिलके, ठीक है। इसको चेन्नई के पास ईस्ट कोस्ट में थिरुवेंदई नामक जगह पे से लॉन्च किया गया है, ठीक है। बस कंपनी का नाम याद रखिए और रूम ही याद रखिए। क्या है ये पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। भारत के पास पुनः प्रयोज्य रॉकेट की कमी है, ठीक है। भारत पुनः प्रयोज्य रॉकेट नहीं बना पाया। इसके अलावा देखिए तो ये NIRF रैंकिंग है 2024 की। इसमें कौन आगे कौन पीछे ये देखना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट संस्था है और रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। समग्र श्रेणी में कौन पहले स्थान पे है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ से देखते हैं IIT मद्रास पहले स्थान पे है, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पे। अगर ऐसे विश्वविद्यालय श्रेणी में देखें तो IISc बेंगलुरु पहले स्थान पे है। कॉलेज में देखें तो हिंदू कॉलेज पहले स्थान पे है, ठीक है। श्रेष्ठ 10 में उत्तर प्रदेश के BHU को 5वां और अलीगढ़ को 8वां स्थान मिला है। ये किस में मिला है, तो ये विश्वविद्यालय वाले श्रेणी में इनको मिला है, ठीक है। जबकि अगर टेक्नोलॉजी वाले में देखें तो IIT कानपुर को चौथा मिला है, शायद आगे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए शोध संस्थान में IISc बेंगलुरु को मिला है, जबकि इंजीनियरिंग में मद्रास को ही मिला है, ठीक है। ओवरऑल और उसमें मद्रास को मिला है, जबकि यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु को मिला है। JNU अब की बार सेकंड स्थान पे, ठीक है। आगे चलें तो मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को मिला है, फार्मेसी और इन सब के लिए। अब देखिए इसमें जो यूपी वाला है वो देखिए किसको मिला है, तो देश के 10 सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान में कानपुर को चौथे और BHU को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब ये सब नहीं देखेंगे कि क्या क्या कहाँ है। ये देखिए लॉ कॉलेज में बेंगलुरु के लॉ कॉलेज को मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ को 10 सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज में 10वें स्थान पे मिला है, ठीक है। ये इतना नहीं है, जो पहला वाला है वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नहीं पूछता है, कॉलेज पूछ लेता है कभी, एक बार कॉलेज पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी पूछ सकता है, ठीक है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्वात सुविधा कहाँ हुई है, तो इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्वात सुविधा GNP मुंबई में स्थापित की गई है, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जो इसके मंत्री हैं, उन्होंने कृषि लॉजिस्टिक्स में बदलाव के लिए इतने करोड़ रुपए 284 करोड़ रुपए की PPP परियोजना को लॉन्च किया है, ठीक है। GNP महाराष्ट्र में JNP जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से PPP मॉडल पे काम कर रहा है, ठीक है। यहीं पे ये उद्घाटन हुआ है, ठीक। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये कलपक्कम में स्थापित हुआ है। कहाँ है कलपक्कम, तमिलनाडु में है। सारे इसको याद कर लीजिएगा, जितने भी परमाणु ऊर्जा संस्थान हैं वो कहाँ पे स्थापित हुए हैं। इसके अलावा रिएक्टरों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए भाविनी ने इसको लॉन्च किया। भाविनी क्या है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का संक्षिप्त रूप भाविनी, ठीक है। आगे चलें तो ये देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला भारत जो है ना, ये बहुत मतलब एडवांस तकनीक है, सबके पास नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत के थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग कराने में सक्षम बनाना है, ठीक है। शायद भारत दूसरा देश है क्या इसको करने वाला। हाँ, भारत रूस के बाद दूसरा देश ऐसा होगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म करेंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे जाएंगे। चैनल अभी नया, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम लोग PDF क्विज़, GS वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी एग्ज़ाम की देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।